Hi students, we were studying infinite series, unit number 3rd of real analysis. We have discussed so many theorems and so many results based on infinite series. So today we will discuss about one more important result, that is Gauss test. So let us first understand about the statement of a Gauss test. What does the statement of a Gauss test says? It says that if summation an be a positive term series such that a ratio an upon an plus 1, I mean nth term or n plus 1th term की जो ratio है, if it is of the form 1 plus lambda upon n plus alpha n upon n की power 1 plus delta, where delta is a positive number. This means 1 plus lambda upon n plus higher powers of 1 upon n square, where alpha n की जो sequence है वो bounded sequence है, then this series, that is a positive term series, convergent if lambda की value greater than 1 होगी, this lambda, and this series is divergent if lambda is less than or equal to 1. इस लैम्डा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो वो सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर इसी लैम्डा की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होगी तब ये सीरीज डाइवर्ज करेगी. तो ये गॉस टेस्ट की स्टेटमेंट है. तो आपके जो सिलेबस में है गॉस टेस्ट की सिर्फ स्टेटमेंट ही है, इसका प्रूफ नहीं है. तो क्या कहती है इसकी स्टेटमेंट में, आपको दोबारा बताता हूँ. समीशन ए एन अगर आपके पास कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है सच दैट रेशियो अगर इस चीज़ के बराबर है 1 प्लस लेमडा अपन एन प्लस हायर पावर्स ऑफ 1 अपन एन स्क्वायर, उस केस में सीरीज कन्वर्ज करेगी अगर लेमडा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, दिस लेमडा, एंड सीरीज डाइवर्जेंट होगी अगर लेमडा की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होगी. इंपॉर्टेंट नोट्स, कंपैरिजन टेस्ट कब अप्लाई किया जाता है? कॉशी रूट टेस्ट, नॉट ए रेशियो टेस्ट. दिस इज ए कॉशीज रूट टेस्ट कब अप्लाई किया जाता है? डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट कब अप्लाई किया जाता है? रैबिस टेस्ट या गॉस टेस्ट कब अप्लाई किया जाता है? और गॉस टेस्ट की एप्लीकेशन के लिए जो भी होगा ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. कंपैरिजन टेस्ट इज अप्लाइड ओनली व्हेन an यानी कि nth टर्म, दैट इज जनरल टर्म ऑफ द सीरीज, डज नॉट इन्वॉल्व एनी पावर ऑफ x इन्वॉल्विंग n एंड फैक्टोरियल्स. उसमें ना ही फैक्टोरियल्स होंगे ना ही उसमें x की कोई पावर्स होंगी. x नहीं होगा, x स्क्वायर नहीं होगा, x क्यूब नहीं होगा, यानी कि x की पावर की कोई टर्म नहीं होगी. बी चीज, बी पार्ट, कॉशीज रूट टेस्ट वहां अप्लाई किया जाता है जहां nth टर्म इन्वॉल्व करती है nth पावर, यानी कि वहां कहीं पावर में होगा, पावर n होगी, पावर n स्क्वायर होगी, ऐसे कुछ पावर अगर वहां होगी सीरीज में एज ए होल होनी चाहिए. पूरी की पूरी nth टर्म की पावर अगर कोई है, पावर n है या पावर n स्क्वायर है या पावर n क्यूब है, उस केस में हम लगाएंगे कॉशी रूट टेस्ट. डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट तब लगाया जाता है जब सीरीज में इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कहीं x होगा, कहीं x स्क्वायर होगा, कहीं x क्यूब होगा, अगर वो इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x वहाँ होंगी nth टर्म में, तब हम डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाते हैं. रैबिस टेस्ट या गॉस टेस्ट वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ जो रेशियो होती है an अपन an प्लस 1, उसमें e इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मतलब एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट आपका e जो है वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. ओके, तो जब आपका कॉशी रूट टेस्ट फेल होता है तब आपको डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाना पड़ता है. लेकिन अगर आपका डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाए तब आप रैबिस टेस्ट या गॉस टेस्ट चूज करते हो. कभी कभी हम nth टर्म की लिमिट फाइंड करते हैं, अगर वो नॉन जीरो आ जाती है उस केस में वो डाइवर्जेंट बन जाती है सीरीज. तो कन्वर्जेंट के लिए हम लिमिट का कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते उस केस में, जहां हम रैबिस टेस्ट लगाते हैं, जहां हम गॉस टेस्ट लगाते हैं अगर डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें थी. और गॉस टेस्ट में हम an अपन an प्लस 1 इन पावर्स ऑफ 1 अपन n उसको लिखा जाता है. ठीक है, एक्सपैंड करते हैं और उस केस में जो ऑर्डर ऑफ 1 अपन n स्क्वायर जो है जी स्टैंड्स फॉर टर्म्स ऑफ द ऑर्डर 1 अपन n स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ 1 अपन n, मतलब हम इसको हायर पावर्स ऑफ 1 बाई n कंसिडर कर देते हैं. सिर्फ और सिर्फ हम फोकस करते हैं इन दो टर्म्स पे, 1 प्लस लेमडा बाई n पे. 1 अपन n का जो कोफिशिएंट होता है वो लेमडा होता है, और अगर लेमडा ग्रेटर देन 1 होता है उस केस में, अगर लेमडा ग्रेटर देन
1 होता है उसके इसमें सीरीज बन जाती है डाइवर्जेंट, अगर वो लेस देन 1 होता है या इक्वल टू 1 होता है उसके इसमें वो बन जाती है डाइवर्जेंट। ओके, तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ टॉपिक ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज, एंड आफ्टर दैट वी विल डू अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, दैट इज लेबनिज टेस्ट, which will be helpful to check the convergence or divergence or otherwise of the alternating series. Okay, so let us first understand what does alternating series means. Alternating series is nothing, it is a series whose terms are alternatively positive and negative. Is said to be an alternating series. Generally it can be written as summation -1 की पावर n-1 an from 1 to infinity. मतलब फर्स्ट टर्म अगर आपकी पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, प्लस सो ऑन। यहाँ a1 पॉजिटिव है, a2 पॉजिटिव है, a3 पॉजिटिव है, a4 पॉजिटिव है, लेकिन साथ में उसके नेगेटिव साइन होगा अल्टरनेटिवली। ठीक है, तो वेयर an पॉजिटिव फॉर ऑल n, ये तो पॉजिटिव है, a1 पॉजिटिव, a2 पॉजिटिव, a3 पॉजिटिव, a4 पॉजिटिव, बट पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ के वो अल्टरनेटिवली नेगेटिव बन जाएंगे। ओके, तो ये हो गई अल्टरनेटिंग सीरीज। समीशन -1 की पावर n-1 इंटू an n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। जैसे आप n1 अप्लाई करोगे 1 - 1 0, एनीथिंग रेस्ट पावर 0 को 1 हो जाएगा, ये a1 बन जाएगा। जब आप 2 लगाओगे तो वो ऑड बनता जाएगी पावर, उसमें माइनस आता जाएगा, तो -a2 प्लस a3 -a4 प्लस a5 -a6 प्लस 1 ऐसे चलता जाएगा, वेयर an पॉजिटिव फॉर ऑल n। ओके, तो एग्जाम्पल तो अल्टरनेटिव सीरीज की एग्जांपल क्या है, ये है समीशन -1 की पावर n-1 n upon n+1 n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो ये 1/2 बनेगा जब आप n1 अप्लाई करोगे, 1 upon 1+1, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, n1 - 1 0, तो यहाँ इवन टर्म बन, ये पॉजिटिव टर्म बन जाएगी 1/2। अगर आप n2 लगाओगे तो ये बन जाएगा 2/3, लेकिन वो नेगेटिव बनेगा, क्योंकि जब आप 2 अप्लाई करोगे -1 की पावर 2 - 1 वो 1 हो जाएगा, -1 की पावर 1 -1 हो जाएगा, अगली टर्म माइनस में आएगी 2/3। जब 2 लगोगे यहाँ 3 हो जाएगा, 2 upon 2 + 1 ये 3 हो जाएगा। वैसे आपके पास ये अल्टरनेटिव सीरीज बनती जाएगी। दिस इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज। सो लेट अस डिस्कस एन इंपॉर्टेंट टेस्ट, दैट इज लेबनिज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज, और अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट भी हम इसको कहते हैं। ये आपका स्टेटमेंट प्रूफ सिलेबस में है। स्टेटमेंट क्या है इसकी, द अल्टरनेटिंग सीरीज समीशन -1 की पावर n-1 an n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, डिनोट ऐसे करते हैं ना उसको, इज इक्वल टू a1 - a2 प्लस a3 - a4 प्लस सो ऑन, वेयर an इज पॉजिटिव फॉर ऑल n, कन्वर्जेस दिस अल्टरनेटिंग सीरीज, जिसकी टर्म्स अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये कन्वर्ज करेगी इफ a पार्ट b पार्ट द सीक्वेंस an, जो सीक्वेंस है an इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, वो क्या होनी चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तब जाकर वो कन्वर्ज करेगी। दूसरी कंडीशन कि an गोज टू इन 0 एज n टेंड टू इन्फिनिटी, मतलब जो लिमिट है an की वो क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए एज n टेंड टू इन्फिनिटी, दैट इज लिमिट ऑफ an इक्वल टू 0। अगर दो कंडीशंस हैं, एक तो वो सीक्वेंस है जो an की a1 a2 सो ऑन, जो सीक्वेंस बनेगी वो होनी चाहिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मतलब पिछली टर्म अगली टर्म से बड़ी होगी, a1 a2 से बड़ा, a2 a3 से बड़ा, a3 a4 से बड़ा, तो सो ऑन ऐसे होगा। उस केस में दैट इज an ग्रेटर इक्वल टू an+1 फॉर ऑल n। अगर मैं n1 लगाता हूँ यहाँ a1 a2 से बड़ा हो जाएगा, जब मैं n2 लगाता हूँ a2 a3 से बड़ा हो जाएगा, मतलब अगली टर्म्स पिछली टर्म से छोटी आ रही हैं, तो दिस मींस वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो रही हैं, टर्म्स डिक्रीज कर रही हैं। तो अगर सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी और जो लिमिट है nth टर्म की अगर वो 0 होगी, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, तब जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो कन्वर्ज कर जाती है बाय लेबनिज टेस्ट। तो अब देखते हैं इसका प्रूफ। हम पहले ये लेकर चलते हैं सीरीज कन्वर्जेंट, हम प्रूव कर देंगे ये दोनों कंडीशंस होल्ड करती हैं। कौन कौन सी, जो सीक्वेंस an है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन an टेंड टू 0 एज n टेंड टू इन्फिनिटी, यानी कि लिमिट ऑफ an इक्वल टू 0 एज n टेंड टू इन्फिनिटी। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए कौन सी कंडीशन हमने प्रूव करनी पड़ेगी, an ग्रेटर इक्वल टू an+1 फॉर ऑल n, ये होती है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की कंडीशन, मतलब पिछली टर्म अगली टर्म से बड़ी। ओके, सक्सेसिवली ऐसे चलता जाएगा। तो प्रूफ देखिए, सिंस an पॉजिटिव फॉर ऑल n, तो an ग्रेटर इक्वल टू an+1 फॉर ऑल n एंड an टेंड टू 0 एज n टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये कन्वर्ज करती है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अब हम ये दोनों कंडीशंस लेकर चलेंगे, ये दोनों कंडीशन लेकर चलेंगे, हम प्रूव करेंगे कि सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। देखिए दोनों कंडीशंस हम लेकर चलते हैं। ये देखिए पहली कंडीशन क्या है कि वो एक तो वो an पॉजिटिव है फॉर ऑल n, an ग्रेटर इक्वल टू an+1 फॉर ऑल n,
दिस मीन ये आपको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस दी हुई है और ए एन की जो लिमिट है वो 0 है। ये दोनों कंडीशन आपके पास गिवन है, तो आपको प्रूव करना है कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू चेक द बिहेवियर ऑफ द सीरीज वी हैव टू चेक द बिहेवियर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम। So let Sn be the nth partial sum of the series summation -1 की पावर n - 1 an n from 1 to infinity। ये अल्टरनेटिव सीरीज जो है इसका मैंने nth पार्शियल सम किससे डिनोट किया, Sn से डिनोट किया। हम Sn का बिहेवियर चेक करेंगे। मैंने अब प्रूव करना है कि जो सीक्वेंस ऑफ Sn है वो कन्वर्ज करनी चाहिए। सीक्वेंस ऑफ Sn कन्वर्ज करेगी तो मैं कह दूंगा कि जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्ज कर जाएगी। अब देखिए नाउ मैंने सम टू 2n टर्म्स ले लिया। क्यों? क्योंकि जो सम टू n टर्म्स की अगर मैं बात करूं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक सम टू इवन नंबर ऑफ टर्म्स, एक सम टू ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैं पहले सम टू इवन नंबर ऑफ टर्म्स करता हूं, फिर मैं सम टू ऑड नंबर ऑफ टर्म्स चेक करता हूं। अगर दोनों कन्वर्ज कर जाती हैं, सम टू इवन नंबर ऑफ टर्म्स भी कन्वर्ट करता है, सम टू ऑड नंबर ऑफ टर्म भी कन्वर्ट करता है, तो मैं कहूंगा कि इवन ऑड मिलके क्या बनाते हैं, पूरे के पूरे नेचुरल नंबर बनाते हैं। तो सम टू n नंबर ऑफ टर्म्स कन्वर्ट कर जाएगा सीक्वेंस, तो हेंस जो सीरीज कन्वर्ट कर जाएगी। तो सम टू 2n टर्म्स क्या होता है, तो वो अल्टरनेटिव सीरीज की टर्म्स है। ये Sn पार्शियल सम किसका, अल्टरनेटिव सीरीज का। तो सम टू इवन नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, a1 से शुरू होंगी a2n तक चली जाएंगी, सम टू 2n टर्म्स। तो अल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन लगा दो। 2n से पिछली टर्म कौन सी होगी, 2n - 1, उससे पिछली टर्म कौन सी होगी, 2n - 2। ऐसे a1 a2 a3 a4 a5 सो ऑन टू a2n - 2 a2n - 1 a2n, और अल्टरनेटिवली प्लस माइनस लगाते जाओ, क्योंकि ये जो पार्शियल सम की जो सीक्वेंस है ये किसकी है, अल्टरनेटिव सीरीज की है। ओके, इक्वल टू a1 को मैंने बाहर रखा, बाकी को मैंने पेयर बना दिए, माइनस निकाल दिया कॉमन, a2 - a3 कर दिया, यहां से मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, a4 - a5 कर दिया। ऐसे करते करते यहां से माइनस कॉमन निकला, a2n - 2 माइनस a2n - 1 हो गया, यहां आ गया माइनस a2n। फर्स्ट और लास्ट टर्म बाहर हो गई, बाकी को मैंने पेयर बना दिए। ओके, अब a1 माइनस इनको मैंने इकट्ठा कर दिया, सब में से मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया और बाकी टर्म्स अंदर चली गई सारी। अब देखिए a1 में से कुछ टर्म माइनस हो रही है, a1 में से कुछ टर्म माइनस हो रही है, वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू a1 होगी। जैसे मैं बोलूँ कि 7 में से 1 माइनस हो रहा है और वो लेस देन और इक्वल टू 7 होगा। यस, 7 में से 1 माइनस होगा वो 6 आएगा, 6 7 से छोटा होता है। ओके, तो लेस देन और इक्वल टू a1 आएगा। इक्वल टू a1 भी आ सकता है, कब, अगर मैं a1 में से 0 माइनस करूं, अगर जब पूरी की पूरी टर्म्स क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन जाए, 0 बन जाए, उस केस में a1 - 0 a1 के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं a1 में से नॉन जीरो टर्म माइनस कर रहा हूं, उस केस में वो a1 से छोटी होगी, a1 माइनस सम टर्म। ओके, अब देखिए, तो सम टू 2n टर्म्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू a1 हो गया। लेकिन आपके पास ये तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस दी है, मतलब an greater an + 1 फॉर ऑल n एंड an पॉजिटिव फॉर ऑल n। तो दिस मीन्स a1 कोई आपकी एक टर्म थी, एक कोई ठीक है, a1 से वो छोटी हो गया s2n। दिस मीन्स Sn to s2n जो है सीक्वेंस s2n जो है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कौन सा, अप टू 2n टर्म्स जो है वो बाउंडेड अबव हो गया। अब देखिए ये बाउंडेड अबव तो हो गया, लेकिन अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो जाए, अगर यही सीक्वेंस ऑफ 2n टर्म्स बाउंडेड अबव हो गया, यानी कि अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाए, तो आई थिंक हम आराम से एक थ्योरम लगा सकते हैं। वो थ्योरम थी मुझे उस थ्योरम का नाम नहीं याद आ रहा। वो थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस और अगर वो बाउंडेड अबव है, तो देन उसका वो कन्वर्ज करेगी उस थ्योरम का। मुझे ये थ्योरम है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम है, नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा। ये सीक्वेंस S ऑफ 2n टर्म्स बाउंडेड अबव है, तो अगर इसको मैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी प्रूव कर दूं, तो एक थ्योरम है, मैं आपको उसकी स्टेटमेंट नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो थ्योरम का नाम क्या है, तो उस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। ओके, तो देखिए सीक्वेंस S2n बाउंडेड अबव तो हो गई। अब देखिए, अब मैं S2n + 2 देख लूँ, S2n + 2 मतलब सम टू 2n + 2 टर्म्स क्या होगा, सम टू 2n टर्म्स प्लस उसमें 2n + 1 टर्म ऐड कर दूं और 2n + 2 टर्म ऐड कर दूं, तो ये सम टू 2n + 2 टर्म्स हो जाएगा। कैसे,
क्योंकि से सम टू 2n टर्म्स तो है, दो टर्म्स तो ऐड करनी है, और 2n प्लस 1 टर्म और 2n प्लस 2 टर्म, तो ये बन जाएगा सम टू 2n प्लस 2 टर्म्स बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से सम टू 2n प्लस 2 टर्म्स माइनस सम टू 2n टर्म्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा, और ये ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 क्योंकि an पॉजिटिव है फॉर ऑल n। तो अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, आपका सम भी पॉजिटिव होगा फॉर ऑल n। तो दिस मीन्स h2n प्लस 2 माइनस h2n पॉजिटिव हो गया। दिस मीन्स इसको अगर आप राइट साइड पे फोकस करोगे तो h2n प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू h2n हो गया। दिस मीन्स क्या हुआ, द सीक्वेंस h2n इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्यों, पिछली टर्म जो है ये थी पिछली टर्म h2n थी पिछली टर्म, वो लेस हो गई एक मिनट, सम टू 2n प्लस 2 टर्म्स ग्रेटर इक्वल टू सम टू 2n टर्म्स। ठीक है, तो दिस मीन्स अगली टर्म पिछले टर्म से बड़ी हो गई, ज़्यादा हो गई। देखिए ये अगली टर्म है सम टू 2n प्लस 2 टर्म्स, अगली टर्म h2n क्या है पिछली टर्म, तो पिछली टर्म अगली टर्म से कम हो गई, दिस मीन्स इंक्रीज कर रही हैं टर्म्स। ठीक है, द सीक्वेंस h2n ऑफ 2n टर्म्स वो क्या हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया। बाउंडेड अबव भी था, तो सिंस एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस व्हिच इज बाउंडेड अबव आल्सो कन्वर्जेस, सो h2n कन्वर्जेस एंड इट कन्वर्जेस टू s। देयरफॉर लिमिट जो h2n की है वो s हो जाएगी, वो कन्वर्ज कर रही है s पे, इसलिए उसकी लिमिट क्या हो जाएगी s एज एन 10 to infinity। अब देखिए कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का क्या बनता है सिस्टम, इवन का तो हो गया, अब लिमिट ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, h2n प्लस 2n प्लस 1, इसको लिमिट, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का सम क्या होगा, सम टू 2n टर्म्स प्लस उसमें एक टर्म और ऐड हो जाएगी a 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 टर्म ऐड हो जाएगी, तो वो सम टू 2n प्लस 1 टर्म्स हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ h2n प्लस लिमिट ऑफ a2n प्लस 1 एज एन 10 to infinity। लिमिट ऑफ h2n अभी आपने ऊपर फाइंड किया वो s है, लेकिन लिमिट ऑफ 2n प्लस 1 वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये गिवन है, ये गिवन है, क्योंकि एक तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कंडीशन थी गिवन, एक थी कि an टेंड टू 0 एंड टेंड टू इन्फिनिटी, ये भी गिवन थी लेबनिज टेस्ट में। ठीक है, तो an टेंड टू 0, a1 टेंड टू 0, a2 टेंड टू 0, सब टर्म्स फॉर ऑल n ये टेंड टू 0 हो जाएंगी, तो a2n प्लस 1 टेंड टू 0 हो जाएगी, तो ये s प्लस 0 s हो जाएगा। तो लिमिट ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स भी आपका s हो गया, इवन भी s हो गया, ऑड भी s हो गया। दिस मीन्स सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की जो सीक्वेंस होगी वो भी कन्वर्ट करेगी s को, इवन वाली भी कन्वर्ट कर गई, ऑड वाली भी कन्वर्ट कर गई, देयरफॉर द सीक्वेंस दोनों कन्वर्ट कर गई टू द सेम नंबर s पे कन्वर्ट कर रही है, वो भी s पे ये भी s पे, तो देयरफॉर इसका मतलब क्या निकल के आएगा, given epsilon greater 0 however small there exists m1 m2 belongs to positive integers such that ये कंडीशन होल्ड करेगी फॉर ऑल t1 greater than m1। मतलब h2n अगर s पे कन्वर्ट कर रही है, दिस मीन जो h2n और s का जो डिफरेंस होगा, डिस्टेंस होगा, वो वेरी वेरी स्मॉल होगा फॉर ऑल 2n greater than m1। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उस एप्सिलॉन नेबरहुड के बीच आ जाएंगी, ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन होती है। तो वैसे ही ऑड का केस बनेगा, क्योंकि ऑड टर्म्स की जो सीक्वेंस है वो भी कन्वर्ट कर रही है सेम नंबर एस पे, जिसमें उनका जो डिफरेंस होगा वो भी वेरी वेरी स्मॉल आ जाएगा फॉर ऑल 2n प्लस 1 ग्रेटर देन m2। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उस एप्सिलॉन नेबरहुड में आ जाएंगी। तो जहाँ देखिए m1 है m2 है, दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना होता है, हम m इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 m2 ले लिया, देन आप m1 को m से रिप्लेस करोगे, m2 को m से रिप्लेस करोगे, ये इक्वेशन वहाँ हो जाएंगी। दिस मीन्स आप देखो सम टू 2n टर्म्स का जो डिफरेंस है इसके साथ जो डिस्टेंस है वो वेरी वेरी स्मॉल हो गया, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का जो डिस्टेंस है वो भी वेरी वेरी स्मॉल हो गया, इवन का भी हो गया, ऑड का भी हो गया। दिस मीन्स पूरी की पूरी टर्म्स का सम टू n टर्म्स का जो डिस्टेंस है इसके साथ वो वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उसकी एप्सिलॉन नेबरहुड में आ जाएंगी, तो सीक्वेंस Sn है वो कन्वर्ज कर जाएगा S पे। हेंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ये आपका प्रूव हो गया। आपका क्या था, लेबनिज टेस्ट क्या था कि आपके पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज दी थी, वो अल्टरनेटिव सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर आपकी वो जो सीक्वेंस है an वो होनी चाहिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, यानी कि an ग्रेटर देन इक्वल टू an प्लस 1 फॉर ऑल n, और दूसरी कंडीशन अगर उसकी लिमिट होगी जो an की वो 0 होगी एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, दो कंडीशंस अगर होंगी आपकी वो सीरीज है जो अल्टरनेटिव सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी। तो हमने इस तरीके से इसको प्रूव किया। ठीक है, नोट क्या लिखा हुआ है, इन द अबव थ्योरम इफ एनी ऑफ द टू कंडीशंस इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर इन दोनों कंडीशंस में से, यानी कि अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी an की सीक्वेंस, अगर वो लिमिट an 0 नहीं होगी या लिमिट an 0 होगी, वो सीक्वेंस an अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नहीं होगी, उस केस में क्या होगा,
वो सीरीज जो है, अल्टरनेटिव सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। ओके, अब हम करेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का टॉपिक। ओके, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का टॉपिक क्या है? A series summation an is said to be absolutely convergent if the series obtained by taking modulus of an is convergent। ठीक है, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, मैं कहूंगा जो गिवन सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। मतलब क्या होगा? दैट इज इफ द सीरीज ऑब्टेन्ड ऑन टेकिंग ईच टर्म ऑफ द गिवन सीरीज विद द पॉजिटिव साइन। अगर हर एक टर्म a1 a2 a3, ये तो सीरीज है कोई, इसकी अगर मैं हर एक टर्म को पॉजिटिव ले लूं, मॉड लगा लूं, अगर मान लो इसमें से बीच में कोई टर्म्स पॉजिटिव आ रही हैं, बीच में कुछ टर्म नेगेटिव आ रही हैं, सबका अगर मैं मॉड ले लूं, a1 का मॉड, a2 का मॉड, a3 का मॉड, a4 का मॉड, सो ऑन, अगर मैं सबका मॉड ले लूं, जब वो सीरीज बनेगी, अगर वो सीरीज कन्वर्ज करेगी, मैं कहूंगा जो विदाउट मॉड सीरीज थी वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करूंगा, अ सीरीज समेशन an is said to be absolutely convergent if the series obtained by taking each term of the given series with a positive sign is convergent। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एग्जांपल्स करेंगे। थैंक यू सो मच।